आपका रह गया था, हाँ जो चैप्टर आपका रह गया था लेक्चर 1 हमने कंप्लीट किया था मिनरल न्यूट्रिशन का, आज उसका वही सेकंड लेक्चर हम कंप्लीट करने आए हैं। और ये जो चैप्टर है वो आपके बोर्ड के रिगार्डिंग, आपके नीट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट अगर आप प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो बहुत कंप्लीटली इस क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं, इनसे रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज उसी के सेकंड लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन, और जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में करा दिए थे वो हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स करा दिए थे, मैक्रो मिनरल्स करा दिया था। और आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है माइक्रो मिनरल्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। चलिए तो बेटा देखिए, अगर हम बात करते हैं, सुनिए, अगर हम बात करते हैं माइक्रो मिनरल्स, अगर हम बात करते हैं माइक्रो मिनरल्स या इसी को हम बोल सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो देखिए बेटा नाम में अर्थ छिपा हुआ है। ऐसे मिनरल्स या ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स के अंदर सबसे कम है, या मैं बोल सकता हूं ऐसे मिनरल जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट्स के अंदर स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ट्रेस अमाउंट में चाहिए, ठीक है। ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो मिनरल्स। तो नाम में अर्थ छिपा हुआ है। जैसे अगर आप देखेंगे माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है ट्रेस, ठीक है। ऐसे मिनरल जो ऐसे मिनरल जो कि प्लांट्स में स्मॉल अमाउंट और ट्रेस अमाउंट में चाहिए, ऐसे मिनरल्स को आप क्या बोल दोगे? माइक्रो मिनरल। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो ये डिसाइड करेगा कि इस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट स्मॉल है, तो देखिए बेटा, अगर मैंने मैक्रो मिनरल्स पढ़ा है और आपने पढ़ा है तो आपने भी पढ़ा होगा कि वहां पर एक पैरामीटर ऐसा होता है जो जिसकी वजह से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये मिनरल जो है वो प्लांट्स के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में चाहिए। और ये वाला जो मिनरल्स है जिनको मैं माइक्रो मिनरल्स बोल रहा हूं, वो आप डिसाइड कर पाओगे उस पैरामीटर से कि अगर इस पैरामीटर से कम है तो ये माइक्रो मिनरल्स कहलाएगा। अब बात करते हैं उस पैरामीटर्स की। वो पैरामीटर्स कौन सा हो सकता है? तो बेटा वो पैरामीटर है वो मिनरल, सुन लीजिए, वो मिनरल जो प्लांट में लेस देन 10 मिलीमोल किलोग्राम पर इनवर्स इन ड्राई वेट। बात समझ रहे हो बेटा? क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, ऐसे मिनरल जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट में लेस देन 10 मिलीमोल किलोग्राम पर इनवर्स इन ड्राई वेट होगी, ऐसे मिनरल्स को क्या कहेंगे? यस, माइक्रो मिनरल्स। तो ऐसे मिनरल्स को आप बोलेंगे माइक्रो मिनरल जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट के अंदर लेस देन 10 मिलीमोल किलोग्राम पर इनवर्स इन ड्राई वेट होगी। ठीक है, चलिए अब कौन कौन से ऐसे मिनरल हो सकते हैं? देखो, जब हमने मैक्रो मिनरल्स पढ़े थे तो वहां हमने कुछ निमोनिक्स पढ़ी थी। अब हम माइक्रो मिनरल्स पढ़ रहे हैं तो यहां भी हम कुछ निमोनिक्स पढ़ेंगे। मुझे पता है आप लोगों की कुछ ना कुछ निमोनिक्स इसके लिए भी तैयार बैठी होगी, अच्छी बात है, सबकी होनी चाहिए। लेकिन हम जो यहाँ निमोनिक्स पढ़ेंगे उससे देखेंगे, अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद रख सकते तो आ जाओ, आज निमोनिक्स देखते हैं। तो बेटा माइक्रो मिनरल्स की जो निमोनिक्स हम यहाँ देखेंगे वो हम देखेंगे फिर मन को भाई मोहिनी जानने को निकली, यहां नीचे लिख देता हूं, जानने को निकली। फिर मन को भाई मोहिनी जानने को निकली। अरे भाई साहब, मोहिनी का नाम सुनते बच्चे देखो चमक रहे हो। तो Fe का मतलब क्या हो गया? आयरन। Fe का मतलब क्या हो गया? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन एंड निकल। देखिए बेटा, ये जितने भी मिनरल्स मैंने यहां बोर्ड पे लिखे हैं वो सारे मिनरल्स माइक्रो मिनरल्स की कैटेगरी के अंडर आते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट में स्मॉल या ट्रेस अमाउंट में होती है। और अगर मैं पैरामीटर की बात करता हूं तो कितने से कम? लेस देन 10 मिलीमोल किलोग्राम पर इनवर्स इन ड्राई वेट से कम। एग्जाम्पल क्या क्या है? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, आपका मॉलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन और निकल। ठीक है, चलिए तो ये वो मिनरल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कम या लेस या ट्रेस अमाउंट में होती है। चलिए अब इन मिनरल्स में हम देख सकते हैं, देखिए जैसे हमने मैक्रो मिनरल्स पढ़े, माइक्रो मिनरल्स पढ़े, अब इन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कैसे कैसे और क्या क्या प्लांट्स के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में या मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे, देख लेते हैं। चलिए आइए बेटा, आइए देखिए, अगर मैं कहता हूं ये जो मैक्रो माइक्रो मिनरल्स में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन बेटा ऐसे बनेगा, 10 से 15 मिनरल्स या फिर 5 से 7 मिनरल्स आपको एक साथ आपके दे दिए जाएंगे। अब उसमें से पूछे जाएंगे फाइंड आउट द माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। आपको याद होंगे, आप कर लेंगे। आपका सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन, या आप मान लीजिए बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन वाला क्वेश्चन होता है, आप देखेंगे तुरंत आपको लगा देंगे आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सो दे आर
दे आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स तैयार करवाएंगे वो कौन से होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन? ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं पोटेशियम, तो इसके बाद मैं बात करता हूं पोटेशियम। तो ये जो पोटेशियम है K+ की फॉर्म में, पोटेशियम जो है वो क्या करवाएगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके साथ साथ एनायन कैटायन बैलेंस भी मेंटेन करवा पाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं मैग्नीज। मैग्नीज की अगर मैं बात करता हूं, या मैं बात कर लेता हूं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देख लीजिए पहले, मैग्नीशियम की बात करता हूं। वैसे हम सारे पढ़ेंगे, बस बेसिक वाला बता दे रहा हूं। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए जरूरी है। किसके लिए? नीड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है, अच्छा मैग्नीशियम अगर ज्यादा होगा तो क्लोरोफिल ज्यादा हुआ, और क्लोरोफिल ज्यादा हुआ तो लाइट ट्रैप ज्यादा होगी, लाइट ज्यादा ट्रैप होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। तो ये सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। इसके अलावा मैं बात करता हूं बेटा, इसके अलावा मैं अगर बात करता हूं फास्फोरस। तो बेटा फास्फोरस जो है, सुनिए, अगर इस फास्फोरस की बात करता हूं तो ये फास्फोरस प्लांट्स के अंदर क्या करवाएगा? फास्फोराइलेशन रिएक्शन करवाएगा। कौन सी? फास्फोराइलेशन रिएक्शन में हेल्प करवाएगा। फास्फोराइलेशन रिएक्शन में हेल्प करवाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं जिंक की बात करता हूं, तो जिंक क्या है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, एक्टिवेटर ऑफ द अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो इट इज ए एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो जिंक क्या है? इट इज द एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो सबसे पहले हमने देखा कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये वो मिनरल्स हैं जो कि स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स बनवाएंगे। दूसरा कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम क्या करवाएगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है तो वहां से क्या होगा? देखिए, अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है तो वहां से दो काम हो सकते हैं। पहला काम क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज, दूसरा काम ट्रांसपायरेशन। ठीक है। चलिए, अब ये जो मैग्नीशियम है ये क्या करवाएगा? क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करवाएगा। क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करवाएगा तो क्लोरोफिल बनेगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। फास्फोरस जो है वो किस में काम करवाएगा? फास्फोराइलेशन रिएक्शन में। जितनी भी फास्फोराइलेशन रिएक्शन चलेंगी उसमें फास्फोरस का रोल होगा। जिंक की बात करते हैं तो जिंक का काम क्या है? इट इज द एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो ये एक्टिवेटर तरह काम करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं सारे। पहले देखो हम क्या माइक्रो मिनरल्स को करके स्टार्ट करेंगे, एक एक करके उनके बारे में पता करते जाएंगे कि कौन सा मिनरल किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा और क्या उसका फंक्शन होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा, ये हो गया, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले हम जो भी मिनरल पढ़ेंगे उसके बारे में हम लिखेंगे। उस किस फॉर्म मिनरल कौन सा है, मैक्रो मिनरल्स है या माइक्रो मिनरल्स है, एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा और उसका फंक्शन क्या होगा। बस ये तीन चार चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। देखिए बेटा, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन क्या है। अब ये जो नाइट्रोजन है, अगर मैं बात करता हूं किस तरह का मिनरल, आप ही बताइए बेटा। यस, मैक्रो मिनरल है ना, तो इट इज ए मैक्रो मिनरल। तो ये जो मिनरल है वो कौन सा है, मैक्रो मिनरल। और मैक्रो मिनरल इसलिए बोला क्योंकि ये कितनी अमाउंट में चाहिए, यस ग्रेटर देन 10 मिलीमोल किलोग्राम पर इनवर्स इन ड्राई वेट। तो इसकी जो एफिशिएंसी है कि इस एफिशिएंसी में प्लांट्स के अंदर चाहिए होगा तो कौन सा कहलाएगा, मैक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स कौन सा कहला रहा है, नाइट्रोजन। अच्छा, अब ये जो नाइट्रोजन है, देखिए बेटा, ये जो नाइट्रोजन N2 जो नाइट्रोजन है, इसको अगर हम देखें कि एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा। देखिए नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में लगभग 78% मिलता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो लगभग 78%, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बोल रहा हूं मैं, लेकिन इस फॉर्म में प्लांट्स में ये एब्जॉर्ब नहीं होता। तो अब एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा, इस क्या एब्जॉर्प्शन प्लांट्स के अंदर नाइट्रेट की फॉर्म में होगा। ठीक है, NO3-। तो नाइट्रेट आयन की फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन होगा और वहां से एब्जॉर्प्शन होगा फिर अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगा। अब अगर मैं इसके फंक्शन की बात कर लेता हूं, अच्छा प्लीज, अच्छा सुनिए,
अगर मैं यही बात करता हूं, आप कहेंगे सर सुनिए ये नाइट्रोजन था और नाइट्रोजन से किस फॉर्म में हो रहा है, नाइट्रेट आयन की फॉर्म में हो रहा है, तो ये नाइट्रोजन से नाइट्रेट आयन कैसे बदल रहा होगा, उसको समझने के लिए हमें बेटा यहां पर नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ना होगा। देख लें, चलिए आ जाओ देख लेंगे नाइट्रोजन साइकिल को। जब हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए बेटा ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, इस नाइट्रोजन साइकिल को आपने पढ़ लिया तो नाइट्रोजन साइकिल, एक तो आपका चैप्टर कौन सा है, मिनरल न्यूट्रिशन, यहां से इसका क्वेश्चन पुटअप होगा, मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पुटअप होगा। दूसरा, इसी नाइट्रोजन साइकिल का रोल कहां पर आएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स में आएगा। तीसरा इसका कहां पर आएगा, इकोलॉजी में आएगा। इकोलॉजी में आप पढ़े हैं ना, हाँ, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायो जियोकेमिकल साइकिल, वहां पर आप पढ़ेंगे गैसीय स्टेट में और सेडिमेंट्री स्टेट में। तो गैसीय स्टेट में दो तरह की गैस होती है, कार्बन और नाइट्रोजन, और सेडिमेंट्री में कौन सी, दो, फास्फोरस और सल्फर, सही है ना, हाँ। तो वहां पर ये जो गैसियस फॉर्म में होगा वो कौन सा होगा, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आ जाएगा वहां पे भी आपका। तो अगर आपने नाइट्रोजन साइकिल को उसको यहाँ कंप्लीट कर लिया, अच्छे से आपने कवर कर लिया, तो इन 3 चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इतना लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब हम नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम इस चैप्टर को आगे और समझेंगे। चलिए बेटा हेडिंग डाल दीजिए नाइट्रोजन साइकिल, हेडिंग डाल दीजिए नाइट्रोजन साइकिल। देखिए बेटा, अगर आप नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे, साइकिल का मतलब आपको पता है ना, साइकिल का मतलब क्या होता है, जो चीज यहां से शुरू होती है वहीं पर खत्म होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एक साइकिल बन रही है। तो नाइट्रोजन साइकिल समझेंगे तो नाइट्रोजन को हम N2 होता है ना, N2 और N ट्रिपल, ये इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है N2 को जब हम देखेंगे नाइट्रोजन को, ये एटमॉस्फेयर में लगभग, अच्छा ये जो नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेयर में लगभग 78% होता है, 78% एबुंडेंट अमाउंट में, लेकिन इस अमाउंट में प्लांट्स में ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो इस अमाउंट, अच्छा इस नाइट्रोजन की फॉर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अच्छा लेकिन एक बात और समझ में आनी चाहिए कि ये जो नाइट्रोजन आप हल्के में ले रहे हो N2 को, इसके अगर आप देखोगे, इसको अगर आप देखोगे फर्दर तो N ट्रिपल बॉन्ड N है इसके बीच में, मतलब इसके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। अरे नीट का एग्जाम दे रहे हो है, तो मेहनत कैसी करनी पड़ेगी, उसी की लेवल की करनी पड़ेगी ना। अरे कोई बार्ड बॉय थोड़ी बन रहे हो भैया, डॉक्टर बन रहे हो। डॉक्टर कभी ऑर्डर लेता नहीं, ऑर्डर देता है, ठीक है ना। तो देने वाले बनोगे तो उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब नाइट्रोजन N2 साइकिल आप देखोगे तो नाइट्रोजन में N ट्रिपल बॉन्ड N, अब इतनी एनर्जी कहां से आए कि इस नाइट्रोजन को तोड़ सके, समझ रहे हो ना, इतनी एनर्जी कहां से आए कि इस नाइट्रोजन को तोड़ सके। तो देखिए इतनी एनर्जी कहां से मिलेगी, कुछ चीजें हैं जहां से एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो सबसे पहले देखिए जो बिजली कड़कती है, थंडर स्टॉर्म्स, जो बिजली कड़कती है वहां से इतनी एनर्जी जनरेट होगी कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के जो बॉन्ड है, N2 का जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, उसको ब्रेक कर देगी, पहली चीज। दूसरा अगर मैं बात करता हूं और क्या चीज हो सकती है बेटा, दूसरी चीज हो सकती है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। इतनी एनर्जी है कि जो इस N2 बॉन्ड को या नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सक्षम है। तीसरी अगर बात करते हैं कि और कहां से इतनी एनर्जी आ सकती है बेटा, इंडस्ट्री लगी हुई है, इंडस्ट्री में चिमनी लगी हुई है, चिमनी से क्या निकल रहा होगा, हीट निकल रही होगी। तो वो हीट क्या करेगी, इस एनर्जी को या इस बॉन्ड, इतनी एनर्जी होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सक्षम है। तो हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल कंबर्शन, ठीक है। इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन करवाएंगे। तो फोर्थ कौन सा हो जाएगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए तो कुछ ऐसी एनर्जी जो कि इस नाइट्रोजन को तोड़ देंगे। अब समझिए बेटा, मान लीजिए नाइट्रोजन को हमने तोड़ा किसी भी रीजन से, मान लीजिए बायोलॉजिकल रीजन से ही तोड़ा, तो जब ये नाइट्रोजन टूटेगा तो किस में आकर मिल जाएगा, सॉइल में। तो यहां पर अगर आप देखोगे बेटा, नाइट्रोजन की साइकिल के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप आपको समझ में आने चाहिए। चलिए कुछ स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखिए, स्टेप की अगर बात करता हूं, स्टेप्स ऑफ, पहले मैं स्टेप्स की बात कर लेता हूं, फिर उस स्टेप को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा इसके अंदर क्या होगा, क्या हो जाएगा बताओ, नाइट्रोजन फिक्सेशन या N2 फिक्सेशन, इसी को बोल सकते हो
N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या N2 फिक्सेशन। अच्छा, दूसरा कौन सा स्टेप हो जाएगा? दूसरा स्टेप होगा इसके अंदर नाइट्रिफिकेशन। दूसरा स्टेप होगा इसके अंदर नाइट्रिफिकेशन। तीसरा स्टेप इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? तीसरा स्टेप कौन सा होगा बेटा? हाँ, तीसरा स्टेप होगा इसके अंदर अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। एंड फोर्थ स्टेप इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। तो अगर बात करते हैं, सुन लीजिए, अगर बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की, तो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं? पहला स्टेप हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स कराने वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा जो स्टेप है वो क्या कहलाएगा? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन कौन सा स्टेप होता है? जो कि सॉइल के अंदर जो हमने नाइट्रोजन फिक्स किया अमोनियम आयन की फॉर्म में, उस अमोनियम आयन को नाइट्रेट आयन तक फॉर्म हम चेंज करना, क्या कहलाएगा? नाइट्रिफिकेशन। तीसरा जो स्टेप होगा, जो नाइट्रेट उस प्लांट्स के अंदर पहुंच चुका है, अब उसको कोई हर्बीवोर एनिमल खाएगा या उसकी लीव्स गिर के सॉइल में आएगी, तो वहां पर डीकंपोजर माइक्रोब्स होंगे। उस डीकंपोजर माइक्रोब्स उस नाइट्रेट को दोबारा से ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करके फिर से किस में चेंज करा सकते हैं? अमोनियम आयन में, तो उसको बोलेंगे अमोनिफिकेशन। ठीक है। प्लस इसके अलावा लास्ट स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो नाइट्रेट सॉइल के अंदर था, अब वही नाइट्रेट जो है दोबारा से कहां वापस जाएगा? जहां से लिया था नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दोबारा से कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? डीनाइट्रिफिकेशन। तो हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, कुछ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंजाइम का इस्तेमाल होता है। वही इंपॉर्टेंट, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने यहां समझ लिया तो मैंने आपको बताया किन किन चैप्टर्स में इसका यूज आप कर सकते हो। तो स्टेप आप लिख लीजिए, कौन कौन सा इसमें प्रोसेस जिसके थ्रू आपका ये नाइट्रोजन को आप ब्रेक कर सकते हो। इसके बाद आगे स्टेप को हम अप्लाई करेंगे। चलिए लिख लीजिए फटाफट से। चलिए आइए बेटा, देखिए, अगर इस N2 इस नाइट्रोजन को आप देख रहे हो ब्रेक किया, ब्रेक किससे कर सकते हो? इन चीजों से। इस नाइट्रोजन को जब आप ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो आप किसके अंदर ले आओगे? सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर इसका फिक्सेशन करा दोगे, तो इसी को बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे, फर्स्ट प्रोसेस है, दैट इज द N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। N2 फिक्सेशन है या नाइट्रोजन फिक्सेशन। माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर लिया मैंने, मान लिया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का आपने इस्तेमाल किया और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आपने सॉइल में फिक्स करा दिया। और किस फॉर्म में फिक्स कराओगे? अमोनियम आयन की फॉर्म में आप क्या करा लोगे? फिक्स करा लोगे। अमोनियम आयन की फॉर्म में क्या करा लोगे? फिक्स करा लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इस अमोनियम आयन की फॉर्म में फिक्स कराने के लिए, या नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होगा, जो एंजाइम रिक्वायर्ड होगा, वो कौन सा एंजाइम हो सकता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इस एंजाइम, यहां पर इस नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, उस एंजाइम का नाम होगा नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इस एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। अब आप कहोगे कि सर ये तो बात ठीक है, लेकिन इस एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए भी तो कोई चीज होगी। यस, इस एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए कुछ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट की वजह से वो मिनरल्स इस नाइट्रोजन एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे। अगर सॉइल में मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई, जो मिनरल्स की अभी बात करूंगा, जिस मिनरल्स की मैं बात करूंगा, उस मिनरल्स की अगर सॉइल में डेफिशिएंसी हो गई, तो डेफिशिएंसी होने की वजह से नाइट्रोजन एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। और नाइट्रोजन एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो गई तो बेटा ये जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हम सॉइल में फिक्स करा रहे थे, उसका प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, अब मैं बात करता हूं कौन से ऐसे मिनरल हैं जिनकी जो इस एंजाइम की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन मिनरल्स का नाम है, देख सुनिए, बचपन में जब छोटे थे तो हमें बहला दिया जाता था, क्या देकर? टॉफी देकर। लेकिन टॉफी की बात नहीं करेंगे, अब बड़े हो गए, अब टॉफी से काम नहीं चलेगा, अब किससे काम चलेगा? मॉफी से। मॉफी से। मॉफी मतलब क्या हो गया? MOFE, मॉलिब्डेनम और आयरन। मॉलिब्डेनम और आयरन, ये दो मिनरल ऐसे, सुन लीजिए बेटा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, नीट का क्वेश्चन बना है कई बार। अगर मैं बात करता हूं, ये दो मिनरल ऐसे, मॉफी मतलब मॉलिब्डेनम और आयरन, दो मिनरल ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट से या जिनकी वजह से इस नाइट्रोजन एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर सॉइल के अंदर मॉलिब्डेनम और आयरन की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होगी, या बोल सकता हूं मॉलिब्डेनम और आयरन सॉइल के अंदर अच्छे खासे अमाउंट में होगा, तो नाइट्रोजन एंजाइम की एक्टिविटी भी फास्ट हो जाएगी। और नाइट्रोजन एंजाइम की एक्टिविटी अगर फास्ट हो गई तो बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन का स्टेप भी फास्ट हो जाएगा, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हो जाएगी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए बेटा,
जब ये अमोनियम आयन सॉल्ट में फिक्स हो गया है तो इस अमोनियम से हम क्या कन्वर्ट कराएंगे बेटा, नाइट्राइट। क्या करवाएंगे, नाइट्राइट। और नाइट्राइट से क्या बनेगा, नाइट्रेट। यही तो था जो हम प्लांट्स में एब्जॉर्ब करा रहे थे। सुनिए बेटा, आइए, इस अमोनियम आयन से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट। अब क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा जाएगा, देखिए इस अमोनियम आयन से नाइट्रेट बनाने तक का जो प्रोसेस है उसको सेकंड स्टेप कौन सा था, नाइट्रिफिकेशन। वेरी गुड, सेकंड स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। सेकंड स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। यहां क्वेश्चन क्या आया, सुन लीजिए। क्वेश्चन ये आया कि अमोनियम आयन से नाइट्राइट, अमोनियम आयन से नाइट्राइट अगर हम बनाएंगे तो नाइट्राइट बनाने के लिए, नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए जिन माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होगी वो दो तरह के माइक्रोब्स होंगे। नंबर ए कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोकोकस, और दूसरा नाइट्रोसोमोनास। तो पहला हो जाएगा नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास, ये दो माइक्रोब ऐसे हैं जो कि अमोनियम आयन से नाइट्राइट आयन कन्वर्ट कराने का काम करेंगे। इसके बाद अब ये नाइट्राइट बन गया तो नाइट्राइट को भी प्लांट्स में एब्जॉर्ब नहीं करा सकते, क्योंकि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। तो नाइट्राइट से हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेट बनाना पड़ेगा। अब इस नाइट्रेट को बनाने के लिए जो माइक्रोब का इस्तेमाल होगा कौन सा होगा, नाइट्रोबैक्टर। वेरी गुड, आपका जो माइक्रोब होगा दैट इज द आपका नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर माइक्रोब्स। जैसे ही ये नाइट्रेट बन गया ये प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, प्लांट्स की लीफ में पहुंच गया। इसको या तो ये प्लांट की लीफ टूटकर सॉइल में आ जाए तो यहाँ पर डीकंपोजर हो सकता है, या इस लीफ को कोई भी हर्बीवोर एनिमल खा ले, और जब वो हर्बीवोर एनिमल की डेथ होगी तो वो सॉइल में आएगा, सॉइल में डीकंपोजर माइक्रोब्स होंगे तो उसकी बॉडी को डीकंपोज कर देंगे। फिर से अगेन वो उस नाइट्रेट को क्या करेंगे, इस अमोनियम आयन में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेप है, दैट इज द अमोनिफिकेशन। थर्ड स्टेप इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। थर्ड स्टेप, ठीक है। कुछ नाइट्रेट को तो अमोनियम आयन दोबारा से फिक्स करा दिया तो उसको बोलेंगे अमोनिफिकेशन। बाकी कुछ नाइट्रेट को ये क्या करेंगे, अगेन वहीं पर पहुंचा देंगे जहां से लिया था। तो बेटा जहां से लिया वहीं पहुंच गया, साइकिल कंप्लीट हो गई। तो इस जो नाइट्रेट है, इस जो बचे हुए नाइट्रेट को हमने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करा दिया। इस स्टेप को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इस स्टेप को बोलते हैं, फोर्थ स्टेप है, इसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। अब क्वेश्चन यहां पर आएगा, इस डीनाइट्रिफिकेशन के स्टेप को कराने के लिए किस माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, तो इन माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट दो से पूरी होगी। किससे, दो से। हाँ, एग्जांपल झूठी थाली। झूठी का मतलब स्यूडोमोनास। अच्छा, थाली का मतलब थायोबैसिलस। देखिए बेटा, नाइट्रोजन साइकिल आपके सामने, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से। देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एबोनेंट अमाउंट में 78%, लेकिन समस्या ये भी है कि ये नाइट्रोजन को तोड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है, अरे सुनिए, इन नाइट्रोजन के बीच में, दो एन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, और आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड सबसे हैवी या स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, और हैवी और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड को तोड़ने के लिए छोटा सा कोई एनर्जी लगाओगे नहीं, तो इसको तोड़ने के लिए भी एनर्जी इसी के लेवल की होगी, ज्यादा होगी। तो वो एनर्जी कहां से मिलेगी, कहां से ऑब्टेंड हो सकती है, कहां से मिलेगी भैया, तो वो एनर्जी कहां से मिलेगी, थंडरस्टॉर्म से मिलेगी, यूवी रेस से मिलेगी, इंडस्ट्रियल कंबशन से मिलेगी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से हो जाएगी। अब इस नाइट्रोजन को हमने क्या करा दिया, फिक्स कराया, किसमें, सॉइल में, तो अमोनियम आयन की फॉर्म में फिक्स हो गया। लेकिन इसको फिक्स कराने का स्टेप क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहला स्टेप। यहां पर एंजाइम कौन सा, नाइट्रोजन एंजाइम। इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा मिनरल्स, मॉफी मतलब मोलिब्डेनम आयरन, जो कि इसकी रेट ऑफ रेगुलेशन को कंट्रोल कर सकता है, इसकी एक्टिविटी को, या इसकी बोल सकते हैं इसको अप रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। अब ये जो अमोनियम आया, अमोनियम आयन में तो आपका सॉइल जो प्लांट से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अमोनियम आयन से नाइट्राइट में भी नहीं करेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कर लेगा। तो अमोनियम आयन से नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने का जो प्रोसेस है वो कहलाएगा सेकंड नाइट्रिफिकेशन। अब सुनिए, इस अमोनियम आयन से जब हमने नाइट्रेट बनाया तो माइक्रोब की रिक्वायरमेंट हुई नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास, और जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाया तो रिक्वायरमेंट हुई नाइट्रोबैक्टर की। अब ये नाइट्रेट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया, प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो गया।
नाइट्रेट की फॉर्म है। अब ये जो नाइट्रेट है वो सॉइल लीफ के अंदर पहुंचा, लीफ को कोई हर्बीवोर एनिमल खाए या लीफ डायरेक्ट सेनेसेंस होकर गिर पड़े, तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर ये होगा कि भैया ये डीकंपोजर जो माइक्रोब्स होंगे सॉइल के अंदर उसका डीकंपोजिशन करा देंगे। अब जब डीकंपोजिशन करा देंगे तो कुछ जो नाइट्रेट होगा वो अगेन दोबारा से अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो सकता है, तो अमोनिफिकेशन, और कुछ जो नाइट्रेट है वो अगेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है, उसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन कराने के लिए दो माइक्रोब की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, Pseudomonas and Thiobacillus. This is the whole nitrogen cycle. Okay, फटाफट लिख लीजिए। हो गया, चलिए देखिए, तो हमने देखा ये जो नाइट्रोजन है प्लांट्स के अंदर कैसे एब्जॉर्ब करा सकते हैं, किस तरह किस फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। अब हम नाइट्रोजन का रोल देख लेते हैं, नाइट्रोजन का क्या क्या फंक्शन होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का क्या क्या रोल है या क्या क्या फंक्शन हो सकता है उस फंक्शन को हम अभी देख लेंगे। तो बेटा देखिए, ये जो नाइट्रोजन है इसके फंक्शन, ठीक है बेटा, फंक्शन, अरे भाई साहब बह गया है धाराओं में, भावनाओं में बह रहा है मारकर। चलिए, फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं देखिए बेटा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसका फंक्शन डीएनए में, आरएनए में। आप कहोगे अच्छा डीएनए आरएनए में कैसे हो सकता है, हम कैसे मान लें? अरे भैया नाइट्रोजन, आप डीएनए को देखो, अगर आप किसी भी डीएनए को देखोगे तो डीएनए को आप क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो कितनी चीजों से मिलकर बना होगा, 3 चीजों से। हाँ हाँ बताओ, भूल गए क्या? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड, हाँ वेरी गुड, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो भैया इसमें सबसे पहले जो आ गया वो क्या, कि नाइट्रोजन बेस, मतलब जो बेस बने होंगे किससे बने होंगे, नाइट्रोजन से। समझ में आ गया ना, नाइट्रोजन बेस बने होंगे। और नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हो सकते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में क्या क्या, एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडिन में क्या हो सकता है, थायमिन एंड साइटोसिन। और आरएनए केस में थायमिन की जगह यूरेसिल। वेरी गुड, आ जाओ। तो भैया जो नाइट्रोजन जो बना होगा वो किससे बना होगा, डीएनए। ये जो फंक्शन सबसे पहला क्या हो गया, डीएनए आरएनए। तो डीएनए आरएनए के लिए आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। दूसरा बेटा, दूसरा हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कराने में किसका रोल होगा, यस, प्रोटीन सिंथेसिस कराने में किसका रोल होगा, डीएनए का। इसके अलावा क्या हो सकता है, विटामिन एंड हार्मोन्स। इसके अलावा क्या हो सकता है, हेल्प इन, करवा सकता है विटामिन्स एंड हार्मोन्स। विटामिन्स एंड हार्मोन्स इसमें हेल्प हो सकती है। इसके अलावा और क्या करेगा बेटा, हाँ इसके अलावा सेल की ग्रोथ एंड सेल का डिवीजन। इसके अलावा सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। तो ये क्या है, ये वो चीजें हैं जो कि नाइट्रोजन की वजह से होगा। तो फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप विटामिन एंड हार्मोन्स को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये विटामिन और हार्मोन्स आपका सल्फर का रोल होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मत मानना इसको। जो मेन है वो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। क्योंकि अगर आप विटामिन की और हार्मोन्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सल्फर से मैच करेगा, तो इसलिए ये रहने देना है ना। तो मेन चीज आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये मान लेना, डीएनए आरएनए, हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये चीज है जो कि नाइट्रोजन का रोल या नाइट्रोजन का फंक्शन होता है। ओके चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो नाइट्रोजन हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे फॉस्फोरस। इसके बाद हम देखेंगे बेटा फॉस्फोरस। इसके बाद दूसरा सॉरी, इसके बाद दूसरा जो मिनरल हम देखेंगे बेटा, इसके बाद जो दूसरा मिनरल देखेंगे, सेकेंड मिनरल है फॉस्फोरस। सेकेंड मिनरल है फॉस्फोरस। देखिए बेटा, ये जो फॉस्फोरस है ये किस तरह का मिनरल है, इट इज ए मैक्रो मिनरल। किस तरह का मिनरल है, मैक्रो मिनरल। तो ये जो फॉस्फोरस है किस कैटेगरी में आता है, मैक्रो मिनरल में। और जो आपको पता है ना, मैक्रो मिनरल वो मिनरल्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट में सबसे ज्यादा, कितनी ज्यादा, ग्रेटर देन 10 मिलीमोल किलोग्राम पर इनवर्स इंटरैक्ट। याद कर लो। आओ, तो मैक्रो मिनरल हो गया, ठीक है। अब ये फॉस्फोरस होगा, अब इसका एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा, आइए। अगर फॉस्फोरस की बात करेंगे तो फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा, फॉस्फेट आयन की फॉर्म में। तो इट इज एब्जॉर्ब्ड
इट इज एब्जॉर्ब्ड इन प्लांट्स एज फॉस्फेट आयन, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन प्लांट्स एज फॉस्फेट आयन, द फॉस्फेट आयन की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी फंक्शन की बात कर लो। अच्छा, फॉस्फोरस की फंक्शन की बात करने से पहले सोर्स पता है आपको? हाँ, फॉस्फोरस का सोर्स क्या हो सकता है भैया? हाँ, वेदरिंग रॉक्स, वेदरिंग रॉक्स चट्टानों की जो वेदरिंग होती है उससे आपको फॉस्फोरस निकलता है और फॉस्फेट आयन की फॉर्म में प्लांट्स में एब्जॉर्ब होता है, फिर से साइकिल चलती रहती है। ये आप कहाँ पढ़ेंगे? वहीं बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल में सेडिमेंट्री स्टेज के लिए, ठीक है। तो आपको पता है सोर्स क्या हो गया? सोर्स क्या हो गया? रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस भी बेटा देखो, पहला फंक्शन डीएनए आरएनए, आपको पता है ना फॉस्फोरस का फंक्शन डीएनए, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट ग्रुप थे ना, तो डीएनए आरएनए बनाने में फॉस्फोरस का रोल हो जाएगा। इसके अलावा और क्या फंक्शन है बेटा फॉस्फोरस का, बताइए? हाँ, फॉस्फोरस का रोल क्या हो सकता है? फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। आप कहोगे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। इट मींस इसके थ्रू क्या बनेंगे? एटीपी बनेंगे और इसके थ्रू क्या बनेंगे? NADPH। तो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स का प्रोसेस बनना या हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स बनना ही क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ठीक है। ATP एंड NADPH, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, इसके अलावा भाई अगर मैं डीएनए आरएनए बोल दूं, इसी के अलावा बोल दूं न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन, तो ये फॉस्फोरस जो है इसके अलावा और क्या कर सकता है? न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो ये फॉस्फोरस का रोल हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकता है? प्रोटीन में हेल्प करवा सकता है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके अलावा और क्या कर सकता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करा सकता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के बारे में बस इतना ही याद रखो, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फॉस्फोरस हो गया। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम थर्ड जो है आपका, दैट इज पोटेशियम। अब बताइए आप, पोटेशियम मैक्रो है या माइक्रो है? बताइए। हाँ, वेरी गुड। कैसा है? मैक्रो। देखिए थर्ड है पोटेशियम, थर्ड है मिनरल्स आपका पोटेशियम। अब ये जो पोटेशियम होता है मिनरल, इस पोटेशियम को जब आप देखेंगे, इस पोटेशियम के मिनरल्स को जब आप देखेंगे तो ये पोटेशियम जो है वो कैसा है? इट इज ए मैक्रो मिनरल। तो पोटेशियम कैसा मिनरल है बेटा? मैक्रो मिनरल है। अच्छा, मैक्रो मिनरल है तो आपको पता होगा कि कितनी रिक्वायरमेंट में इसकी, मतलब ये कितनी एफिशिएंसी में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इट इज रिक्वायर्ड एज ग्रेटर देन 10 मिलीमोल किलोग्राम पर यूनिट ड्राइवेट। अरे भैया ऐसे याद हो गया जैसे उनका नाम, ठीक है। हाँ, उनका नाम समझ ही गए सब लोग। चलिए, तो मैक्रो मिनरल्स हो गया, ग्रेटर देन 10 मिलीमोल किलोग्राम यूनिट ड्राइवेट चाहिए। अब इसकी एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे किस फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन पोटेशियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो ये किस फॉर्म में होगा? पोटेशियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ठीक। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होगा। देखिए बेटा, अगर इसके फंक्शन की हम बात करते हैं कि पोटेशियम आयन का फंक्शन क्या हो सकता है, तो देखिए बेटा, फंक्शन की जब बात करते हैं तो पोटेशियम का फंक्शन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन इसी के ऊपर बार बार पूछा जाता है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अरे भैया स्टोमेटा तो जानते हैं ना, क्या होता है स्टोमेटा? अरे सुनिए, अगर कोई लीफ है, उस लीफ की जब आप मार्जिन देखोगे, ये लीफ है तो लीफ का क्या हो गया? ये मार्जिन हो गया। इस मार्जिन पे कुछ आपके पोर्स मिलते हैं, जिन पोर्स से ट्रांसपायरेशन होता है, जिन पोर्स से गैसेस एक्सचेंज होती है, उन्हीं पोर्स को क्या बोल देते हैं? स्टोमेटा। समझ में आया? हाँ। अरे प्लांट्स अगर डाइकोट है तो कौन सा स्टोमेटा मिलेगा? कैसी शेप में मिलेगा? आपका गार्ड सेल्स मिलता है, बीन शेप या किडनी शेप। और अगर बेटा अगर जो प्लांट है वो कैसा है? मोनोकोट है, तो उसके अंदर स्टोमेटा कैसा मिलेगा? डंबल शेप मिलेगा। हाँ, वही डंबल शेप। चलिए आओ, तो स्टोमेटा का सबसे पहले इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दूसरा इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? है आपको मेंटेन द वाटर टर्जिडिटी, द वाटर टर्जिडिटी इन लीफ के अंदर वाटर की टर्जिडिटी को मेंटेन, मतलब वही चीज हो गई, लेकिन मैंने यहां लिख दिया क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरह से तो आपको आना चाहिए। तो मेंटेन द वाटर टर्जिडिटी इन द लीफ। तीसरा जो उसका हो जाएगा
हेल्प इन एनायन कैटायन बैलेंस, हेल्प इन एनायन कैटायन बैलेंस। तो प्लांट्स के अंदर एनायन और कैटायन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी पोटेशियम का रोल होगा। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट लिखिए। हो गया बेटा। चलिए अब इसके बाद पोटेशियम के बाद हम पढ़ेंगे कैल्शियम। पोटेशियम के बाद हम पढ़ेंगे कैल्शियम। देखिए जब कैल्शियम की बात करेंगे, आ जाइए, फोर्थ है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम आपको पता है भैया, ये भी आपका कैसा है, मैक्रो मिनरल है या मैक्रो न्यूट्रिएंट है। रिक्वायरमेंट वही सेम, ग्रेटर देन 10 मिलीमोल किलोग्राम इनवर्स इन ड्राई वेट। ठीक है, ये जो कैल्शियम है जब इसका आप एब्जॉर्प्शन देखोगे तो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, डाइवेलेंट कैल्शियम आयन। ठीक है, तो Ca2+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। तो कैल्शियम आयन की फॉर्म में ये प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब होगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम का, इस पे क्वेश्चन पूछूंगा अभी। कैल्शियम आयन, कैल्शियम जो है प्लांट्स के अंदर कैल्शियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। अब देखिए ये जो कैल्शियम है ये एकमात्र ऐसा मिनरल है, सुन लो बताता हूं, इस पे क्वेश्चन है। कैल्शियम आयन एकमात्र ऐसा मिनरल है जो जिंदगी के साथ ही और जिंदगी के बाद भी। कैसे? मतलब ये कि भैया इसका मोबिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब रूट से, सॉइल से रूट में आया और रूट से लीफ में गया, फिर लीफ जैसे जहां पहुंच गया वहीं रहेगा, जो भी हो जैसा भी हो उसी के साथ रहेगा। लेकिन कुछ मिनरल्स क्या होते हैं, जब लीफ सेनेसेंस होती है, लीफ का ओल्डर स्टेज आती है, तो वो वहां से रीमोबिलाइज कर जाते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा मिनरल जो वहां से रीमोबिलाइज नहीं करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन रीमोबिलाइज्ड एलिमेंट। अगर आपको कैल्शियम को देखना होगा तो कैल्शियम हमेशा और हमेशा कहां ज्यादा मिलेगा, सेनेसेंस लीफ में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि भैया ये क्या है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चलिए, तो कैल्शियम आयन नॉन रीमोबिलाइज्ड एलिमेंट होता है, लिख सकते हैं इट इज नॉन रीमोबिलाइज्ड एलिमेंट। हाँ समझ रहा हूँ, आपके क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सल्फर का भी है ना। हाँ बताऊंगा उसको आने दो, सल्फर को आने, सल्फर का भी बताऊंगा, पहले इसका याद रखो। ठीक है, चलिए अब सुनिए बेटा, अब सुनिए इसमें फंक्शन। जब आप फंक्शन की बात करेंगे कैल्शियम की, तो बेटा कैल्शियम का सबसे पहला फंक्शन हो जाएगा मिडिल लैमेला बनवाने के लिए। तो कैल्शियम का फंक्शन होता है पहला मिडिल लैमेला बनवाता है। अब आप कहोगे सर मिडिल लैमेला क्या होता है? मिडिल लैमेला क्या होता है, दो सेल, ये एक सेल ये होगी बेटा, एक सेल ये होगी, एक सेल ये होगी, दो सेल के बीच में सेल बॉल बन रही है। इस सेल बॉल किसकी बनी होगी, कैल्शियम पैक्टेट की। ये सेल बॉल किसकी बनी होगी, कैल्शियम पैक्टेट की। इसी को बोलते हैं मिडिल लैमेला, इसी को बोलते हैं मिडिल लैमेला। और जब किसी भी फ्रूट की राइपनिंग होती है, जब किसी भी फ्रूट की राइपनिंग होती है, कोई भी फ्रूट पकता है, तो वो कैसा हो जाता है, देखो ना भाई, अरे जो फ्रूट अभी कच्चा है, टमाटर ले लो, टमाटर भी कच्चा, टमाटर भाई, टमाटर का नाम ले रहा हूँ, सेब से भी महंगा है, टमाटर जी जब पकते हैं, देखो टमाटर जी जब कच्चे होते हैं तो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं ना, हार्ड से होते हैं। और टमाटर जी जब पक जाते हैं, राइपनिंग हो जाती है, तो मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाते हैं। क्यों सॉफ्ट हो जाते हैं, क्यों, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसकी जो मिडिल लैमेला होती है उसका वो कैसे हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में या राइपनिंग ऑफ वेजिटेबल जब होती है तो उसकी मिडिल लैमेला डिजोल्व हो जाती है, और डिजोल्व होने की वजह से उसकी राइपनिंग होती है। समझ में आया? हाँ, टमाटर जी। चलिए मिडिल लैमेला के लिए दूसरा अब फंक्शन सुनिए कैल्शियम का, तो स्पिंडल फॉर्मेशन करवाने के लिए, तो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन क्या, जब क्रोमोसोम्स आपके एंगल्स पे जाएंगे तो आपको वहां पे जो माइटोटिक स्पिंडल बनेंगे वो किसके बने होंगे, कैल्शियम के बने होंगे। लिख लीजिए फटाफट से बेटा। इसके अलावा क्या फंक्शन हो सकता है, रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हो जाएगा। इसके अलावा फंक्शन किसमें कर सकता है, देखो पहला मिडिल लैमेला, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन, रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। लिखिए, इतना पानी पी लेते फटाफट से।
ठीक है। इसके अलावा मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, मेम्ब्रेन की फंक्शन कराने में इसका रोल होगा। तो ये मेन रोल हो गया है ना, सेल के लिए भी, सेल का भी काफी डिफरेंशिएशन वगैरह कराने के लिए भी रोल होता है। तो कैल्शियम का मेन रोल है मिडिल लेमला, माइटोस्पिंडल फॉर्मेशन, रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम का रोल होता है। ठीक है, तो ये फोर्थ एलिमेंट हो गया जिसको हम कैल्शियम बोल रहे हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट एलिमेंट पढ़ेंगे दैट इज द मैग्नीशियम। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम। तो फिफ्थ जो आपका पढ़ेंगे दैट इज मैग्नीशियम। आज सिर्फ मैग्नीशियम तक ही पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को या नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, क्योंकि आज हमने नाइट्रोजन साइकिल को ज़्यादा करा दिया है, तो इसके लिए सिर्फ मैग्नीशियम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिफ्थ जो है दैट इज मैग्नीशियम। आप सुनिए बेटा, जब मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये आपका माइक्रो में आता है कि मैक्रो में आता है? यस, मैक्रो में आता है। इट इज ए मैक्रो मिनरल। तो ये कैसा मिनरल है बेटा? मैक्रोस। मैग्नीशियम कैसा मिनरल है? मैक्रो मिनरल है। रिक्वायरमेंट वही सेम आपको पता है, आपकी रग रग में बस चुकी है वो चीजें, ग्रेटर देन 10 मिलीमोल किलोग्राम पर इनवर्स इन ड्राई वेट। यस, वेरी गुड। इसके बाद सुनिए, लिख देते हैं ग्रेटर देन 10 मिलीमोल किलोग्राम पर इनवर्स इन ड्राई वेट। आपकी सांसों में, आपके जिस्म में बसनी चाहिए, आपकी आत्माओं के साथ इसका तालमेल होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैग्नीशियम हो गया। अच्छा, किस फॉर्म में? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन देख लीजिए किस फॉर्म में होता है। जब मैं इसके एब्जॉर्प्शन की बात करूंगा बेटा, इसके एब्जॉर्प्शन की बात करूंगा तो किस फॉर्म में होगा? मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। तो इट इज एब्जॉर्ब इन द Mg2+। मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं भैया, कि इसका फंक्शन क्या हुआ। बताया था ना इसका फंक्शन मैंने, बताइए इसका फंक्शन। देखिए, क्लोरोफिल सिंथेसिस, इसका फंक्शन सबसे पहला फंक्शन क्या जाएगा? क्लोरोफिल सिंथेसिस। अगर ये क्लोरोफिल सिंथेसिस करवा रही है तो क्लोरोफिल सिंथेसिस होने से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस जो रेट होगी, फोटोसिंथेसिस जो रेट होगी वो रेट भी क्या हो जाएगी? फास्टर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है, और पिगमेंट क्या करेगा? लाइट को ट्रैप करने का काम करेगा, और जितनी ज्यादा लाइट ट्रैप होगी उतनी ज्यादा भैया काम होगा, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही ज्यादा भैया उसमें क्या बनेगा? एटीपी एनएडीपीएच बन जाएगा, और जितना एटीपी एनएडीपीएच उतना ज्यादा फूड प्रोडक्शन, उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाँ, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बताइए मैंने, सत्यनारायण की कथा नहीं सुना रहा। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो पहला क्वेश्चन पहला फंक्शन क्या हो गया? लिखिए बेटा मुझे। ठीक है, क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। दूसरा हो गया मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स, मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो स्ट्रक्चर मतलब जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, एक्टिवेट, तीसरा क्या हो जाएगा? एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ फोटो, आपका रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। एक्टिवेट द एंजाइम, एक्टिवेट द एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा क्या हो सकता है? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरएनए, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरएनए, हेल्प इन द फॉर्मेशन। मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो गई, क्या करूं? डॉक्टर बनने का डिसएडवांटेज। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। चलिए भाई साहब, मैग्नीशियम कंप्लीट। ठीक है, तो कौन कौन से मिनरल्स हमने कंप्लीट कर लिए? नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, 5 खत्म कर लिए, नाइट्रोजन साइकिल खत्म कर ली, माइक्रो मिनरल्स खत्म कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट जितने भी मिनरल्स हैं और जो बचा हुआ पार्ट है आपका, लाइक इसके अलावा कुछ आपके सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या नाइट्रोजन फिक्स करके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बचे हैं वो, एंड वो जो अमोनिया आएगा, अमोनिया को किस फॉर्म में हम कन्वर्ट करा सकते हैं? फैट ऑफ अमोनिया। ठीक है,
एंड जो नाइट्रोजन है उसको एंजाइम से हम किस तरीके से जोड़ेंगे, तो वो सब चीज़ें आपको नाइट्रोजन एंजाइम के थ्रू वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टॉपिक में उसको कवर कराएंगे। जो अभी भी पढ़ाया हुआ उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को मैं अभी कराऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर इस पर बनाऊंगा तो इसमें मैं जो रिसेंटली 4-5 साल से लगातार क्वेश्चन जिस पर आ रहे हैं उस क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगा। लाइक कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉलम्स मैच फर्स्ट से सेकंड, इस तरह के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट में जब मैंने अपना बच्चों को पढ़ाया था तो उसमें भी बच्चों के वो वही सेम क्वेश्चंस मैंने कराए थे, वही सेम क्वेश्चन वहाँ पर फंसे थे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन वही मैं सेम क्वेश्चंस को और उसी से रिगार्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट हो सकता है, कैसे बन सकता है, तो उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा, ठीक है, फॉर नेक्स्ट लेक्चर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ समझदार लोगो, ठीक है, चलो बाय।